अच्छा, अब जो चीज़ इसमें डेरिवेटिव्स में थी हमारी रहती थी वो ये थी रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ओके। बेसिकली वो हमें रेट के बारे में बताता है। अब रेट हमें कैसे पता लगता है कि वो रेट की बात कर रहे हैं? रेट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही होती है तो वहां पे वो बेसिकली रेट का वर्ड आपके लिए मेंशन करेगा। अब जैसे मैं कहता हूँ एक्स इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, कोई वैल्यू दे देता हूँ यहाँ। तो इसका मतलब है कि उसने हमें जो दिया है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है? एक्स का रेट मीन्स डी एक्स बाय, और रेट का मीनिंग होता है डी टी। ठीक है, तो जहां पे भी रेट का वर्ड होगा तो वहां पे बेसिकली आपने यूं डेरिवेटिव के फॉर्म में जब लिखोगे तो नीचे डी टी आएगा। तो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ओके। अब नॉर्मली ये होता है कि हम इसमें एक चेन रूल बनता है, वो हम चेन रूल बनाना देख लेते हैं कि चेन रूल कैसे बनता है। उसका एक बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने आपको डी एक्स पर डी टी दे दिया, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी है। ठीक है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ दैट यू हैव टू फाइंड द रेट फॉर वाई। यानी रेट फॉर वाई का मतलब ये हुआ कि आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी। अब होगा ये कि हम इसका चेन रूल बना लेंगे। किस तरह? अब यूं करके दो लाइंस लगा लो, बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो भी चीज न्यूमरेटर में होती है वही सेम चीज यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगी। यानी डी वाई यहाँ पे है तो न्यूमरेटर में भी डी वाई, और ये डी टी जो है वो यहाँ पे बॉटम के ऊपर आ जाता है, ये बिल्कुल एंड वाले के ऊपर। तो डी टी यहाँ आ जाता है। और ये जो दो हमारे हैं ये वाले, यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखो जो तीसरा इस हमारे केस में वेरिएबल है वो है यहाँ पे एट डी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका डी एक्स यहाँ पे भी आना चाहिए और आपका डी एक्स यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस तरह से हम ये चेन रूल से इक्वेशन को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे हम अपनी मिसिंग वैल्यूज जो भी हमने निकालना हो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले ये समझ आया कि चेन रूल क्रिएट किस तरह करना है? जी हाँ। जी मैं रहा हूँ। ओके, मैं कहता हूँ कि हमारे पास वॉल्यूम है, उसकी मैं इक्वेशन दे देता हूँ। वॉल्यूम इज बेसिकली 4+1/3 टी, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब कर लेते हैं। मैं कहता हूँ फाइंड द रेट एक मिनट, नहीं ये वाला नहीं करते, ये वाला रहने देते हैं। इसमें इक्वेशन डिफरेंट है, दोबारा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 12/x² + 3। ठीक है, ए पार्ट में मैं आपसे कह देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। ठीक है, और बी पार्ट में मैं आपसे कहता हूँ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये ऊपर का एरो बना रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। सो एक्स इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.012 यूनिट्स पर डे। फाइंड द रेट, और find the rate of y at p which is 1, 3। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले तो ए पार्ट कर लेते हैं जो कि क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें हमने सिंपली डेरिवेटिव निकालना। ओके, डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं।
पहले मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले आता हूँ, तो 12 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर -1। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, पावर इधर नीचे आके मल्टीप्लाई होगी। सो -12 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2। उसके बाद इस ब्रैकेट का ही डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है, तो 2x। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, -24x, और अगर मैं ब्रैकेट को नीचे ले जाऊं दोबारा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस शुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, मायरा आपको? जी। ओके, बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो पहले हम देख लेते हैं उसने हमें दिया हुआ क्या है। ओके, क्या गिवन है हमसे? एक्स का रेट पता है। एक्स का रेट गिवन का मतलब ये है कि उसने हमें गिवन दिया हुआ है dx बाय dt, that is given to us, which is 0.012. Now it says that you have to find the rate for y. Finding the rate for y means you have to find dy by dt. Okay, so when you create the chain rule for dy by dt, it becomes something like this. Multiply and the two denominators line, ठीक है? So यहाँ पे भी आ जाएगा dy और यहाँ पे भी यहाँ आ जाएगा dt। dy यहाँ इससे मैच करेगा और dt जो है वो यहाँ इससे मैच करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो मिसिंग है वो यहाँ पे कौन सा लगेगा? लेटर, थर्ड लेटर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। हाँ, dx। बिल्कुल ठीक है। यू कैन सी द क्वेश्चन, यहाँ पे वी कैन सी द dx, यहाँ पे भी हमें dx नजर आ रहा है। सो इट मीन्स दैट द थर्ड वेरिएबल इज dx। ओके ओके, दो चीजें कर सकते हो। dy by dx की जगह यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ dy by dx डायरेक्टली। आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट उसने हमें कहा है दैट यू हैव टू फाइंड द रेट एट दिस पॉइंट p, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 1 उसने दी हुई है। So what you are going to do is you are going to substitute the value of x in this equation. चलो मैं यहाँ पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, यानी -24x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज dy by dx times dx by dt. This dx by dt is given us right here, which is 0.012. अब उसने हमें कहा था at p means 1,3। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -24 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 square plus 3 whole square times 0.012. What do you get as an answer? क्या आंसर आता? -0.018। -0.018. That should be the final answer. This is the rate for y. The negative represent that the rate is decreasing. ठीक है? This only represent that it is decreasing, and what you have found is the rate for y. हाँ मैडम, समझ आ गया? सर जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट था उसके उस कैन यू स्क्रॉल अप ऊपर? जी 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 जी। हियर ये जो था x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3 और फिर आगे 2x क्यों लिखा है? Shouldn't it be just 1? Why 1? क्योंकि x के साथ जो नंबर होता है वो लिखते हैं। नहीं, डेरिवेटिव्स कैसे लेते थे? Do you remember? या जो हमने लिखा हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है like the number that's inside the brackets you take it outside. ऐसा कुछ नहीं लिखा था हमने।
हमने कुछ और लिखा था, ये लिखा था हमने, ये क्या था जरा बताओ, फिर मैं नीचे भी दिखाता हूँ जो आपने पहले लिखा था। सो व्हाट यू डू कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट एंड यू मल्टीप्लाई इट, राइट? जो यहाँ पे सेंस बन रही है, ये नहीं समझ आया? अब हुआ ये था, मैं बताता हूँ, वो मुझे आपको रीजन समझ आ गया। वो जो हो ये रहा था कि हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हो ये रहा था कि जो भी हम डेरिवेटिव लेते थे जब अंदर वाला का, तो इसमें हमेशा x की पावर 1 होती थी। यहाँ x के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन ऐसा हमने किया जिसमें x के अलावा कोई डिफरेंट पावर हो ब्रैकेट के अंदर। तो जितने भी आपने पीछे क्वेश्चंस किए होंगे वो यही होगा कि जो भी x के साथ नंबर है वो बाहर आ गया। उसका रीजन क्या था? बिकॉज 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, दैट्स व्हाई वी रूट 5। से नंबर लिखना रीजन नहीं था। हम व्हाट वी वर डूइंग, वी वर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट इनसाइड। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 था तो हमने वो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी 2 है, वो मल्टीप्लाई किया। एंड और कोई क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला? नहीं, और नहीं किया हुआ हमने ब्रैकेट वाले। बहरहाल, यू गॉट द आइडिया राइट कि क्या मिस्टेक कर रहे हो? जी। ठीक है, so what you do, you take the derivative of the bracket inside, so it doesn't matter x है, x square, x cube है। ठीक है, so ये एक छोटी सी, चलो अच्छा ये क्लियर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ अ स्फीयर is increasing at a rate of 2 centimeter per second. Find the rate of its volume when the radius is 3. Okay, what is given to us and what do we have to find? पहले तो ये चीजें आपको फिगर आउट करनी होती है। रेट नहीं था, when the radius is 3 centimeter। हाँ, क्वेश्चन रीड करो and tell me what is given to us and what do we need to find out. The increasing rate of the radius is given, Okay, so and we it have to find means its increasing volume. rate of radius means dr by dt. The value for dr by dt is given to us. dr by dt means the rate of the radius, which is 2. Okay, और क्या है? क्या कह रहे थे ना, एक और चीज आप बोल रहे थे। And we have to find the rate of its volume ओके, when the रेट ऑफ radius is 3. वॉल्यूम फाइन। हाँ, रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब वी नीड टू फाइंड dv बाय dt। ये dt इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट। ओके, सो वी नीड टू फाइंड dv बाय dt। सो जो भी फाइंड करना होता है वी नीड टू क्रिएट द चेन रूल फॉर दैट वन। ओके, टेल मी, यहाँ आ गया dv और यहाँ आ गया dt, तीसरा वेरिएबल कौन सा है हमारा? हाँ, नहीं पता लगा? यहाँ से देखो The ना। dr. यस, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल मेंशन है विच इज dr, सो यू नीड टू राइट ऑन dr here and dr here। ठीक हो गया? ओके, नाउ द थिंग इज, हमें dr by dt तो पता है, ये तो क्वेश्चन के अंदर रेट उसने हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। dv by dr नहीं दिया हुआ। ओके, लेट्स फाइंड द, इट मीन dv by dr का मतलब ये है दैट यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब किसका वॉल्यूम देखना है? रेडियस ऑफ स्फीयर की बात हो रही थी, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सब भूल गए। 4/3 pi r cube, I think. यस,
4/3 pi r cube. This is the formula for the volume. And when you take the derivative of the volume, dv by dr, so what happens is 3 comes right here. 3 times 4/3 pi r square. 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4 pi r square. ठीक हो गया? ओके, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं. सो dv by dr is 4 pi r square and dr by dt is 2 centimeter. r की वैल्यू कितनी थी? एट r is equals to 3. ये उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था. The radius should be 3 centimeter. So 4 pi into 3 square into 2. That should give you the final answer. देखो क्या आता है. 6.19. 2 to 2 to 6 6.19. 19. That should be the final answer. And that's how you do these type of questions. Okay, करें स्टार्ट ये वाला. ओके, देख के बताओ क्या चीज हमें गिवन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं. और क्या फाइंड करना है? Constant rate given है. कांस्टेंट रेट. रेट का मतलब सिर्फ इतना होता है दैट dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. ये किसका रेट है? dx over dt. गुड, ये x का रेट है बेटा. ये देखो, ये उसने पीछे मेंशन किया हुआ, हमने पूरी लाइन रीड करनी है ना. सो x कोऑर्डिनेट का रेट है. सो दिस इज बेसिकली dx by dt व्हिच इज 0.02. और फाइंड क्या करना है? Rate of change of y. dy by dt. Very good, dy by dt. Okay, so tell me the chain rule for this one. यहाँ चलो फर्स्ट और ये फोर्थ है. फर्स्ट और फोर्थ में क्या क्या आएगा? dy dt. यहाँ dy और फोर्थ में dt. ओके, सेकंड और थर्ड में सेम होना चाहिए. तो वो कौन सा वेरिएबल होगा यहाँ पे? dx. गुड, dx और इधर भी dx. यू कैन, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि तीसरा वेरिएबल dx है. अब dx by dt तो है हमारे पास. द प्रॉब्लम इज dy by dx. उसके लिए उसने हमें y की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज y is equals to 2x प्लस 5/x दिया हुआ है. तो डिनोमिनेटर वाला x जो है मैं न्यूमिनेटर में ले आता हूँ. सो दैट बिकम्स 5x पावर -1. ओके, y का डेरिवेटिव मैंने डैश यूज कर लिया रेदर देन राइटिंग dy by dx. मैं चलो dy by dx लिख ही लेता हूँ. ओके, 2 minus 5x to the power -2. ठीक हो गया? अब उसने मुझे x इक्वल टू 1 के ऊपर रेट निकालने के लिए कहा हुआ है. तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर भी लेता हूँ. सो 2 minus 5 1 पावर -2. क्या आंसर आ जाएगा? ये -3. So dy by dx is -3 times dx by dt is 0.02. So the final answer should be -0.06. This should be the final answer. ठीक हुआ कि नहीं? ठीक, ओके. मैं आपको समझ आया? समझ आया फर्स्ट पार्ट? हाउ डू वी डू फर्स्ट पार्ट? इसमें आई थिंक जो बड़ी वाली जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना और फिर सेकंड वाली को भी करना, फिर दोनों को इक्वेट करना. सेकंड वाली को क्या करना होगा? फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट एंड सेकंड वाली को सेकंड वाले को भी डिफरेंशिएट. फिर इक्वेट क्यों? फिर रीजन? क्योंकि दोनों y के इक्वल हैं. दोनों y के इक्वल हैं, तो हमने उनके डेरिवेटिव्स को भी इक्वल कर दिया. मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ.
क्या आप इक्वेट क्यों कर रहे हो? हाँ मायरा, आपको क्या लगता है? I don't know. ओके, उसने क्या बताया मतलब, द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ओके, तो इस बात का मतलब क्या है वैसे? irrespective of the That equation, equation चाहे जो the मर्जी। gradient हाँ। of the line, the second equation they've given is the same as the gradient of the equation that we're going to find. जी, तो ये अब कैसे पता लगा आपको? नहीं, ये तो पहले भी पता था, पर हमने क्या करना है? अच्छा, तो dy by dx का दूसरा नाम क्या होता था? What was the other name for the Differentiation. डिफरेंशिएशन? डेरिवेटिव तो हो गया, इसका एक और भी तो करते थे हम, क्या होता था नेम जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल Gradient. या यस, ग्रेडियंट होता था। सो जब आप मुझे खुद बता रहे हो दैट द टेंजेंट और जो लाइन है दोज आर पैरेलल, दे वुड हैव द सेम ग्रेडियंट, इट मींस कि दोनों का डेरिवेटिव लेंगे एंड वी वुड इक्वेट दोस, और उसका रीजन ये है कि बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल दे वुड हैव द सेम ग्रेडियंट। आना सब समझ आया? हाँ रीजन लेकिन मैंने यही बोला था। बोला ही, मुझे पता है, बिल्कुल यही बोला था आपने, लेकिन रीजन नहीं, वो इसलिए तो मैंने आपसे रीजन पूछा था कि इक्वल क्यों कर रहे हो। ठीक है, ओके, डेरिवेटिव लिख लेते हैं। सो दिस शुड बी 3x² माइनस 18x प्लस 24, और दूसरी वाली लाइन का ग्रेडियंट या डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा -3। सो यू हैव टू इक्वेट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। 3x² माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल्स टू -3। -3 इधर ले आते हैं, -18x, 24 प्लस 3 27। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या मिड टर्म कर लो, ये 3 भी तो कॉमन पहले निकलता है डिवाइड उस। बाई 3 कर दें। चलो डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, दिस शुड बी x² माइनस 6x प्लस 9। ओके, x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यूज जो है पहले मुझे ये बताओ तो क्या आती है, बताने के वही हमारे एक्चुअली आंसर्स हो जाएंगे। सर, हमने दूसरी इक्वेशन का dy by dx में लिया। क्या चीज इक्वल होगी, अभी आपने खुद बताया था मुझे, दोनों लाइंस टेंजेंट का और लाइन जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों का क्या सेम होगा? Gradient. ग्रेडियंट, तो दोनों का ग्रेडियंट मुझे चाहिए होगा। Why can't we just write -3? अच्छा ठीक है, वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो ना, डेरिवेटिव इज बेसिकली, डेरिवेटिव होता है जब x पावर 1 से बड़ी वाली इक्वेशंस होती हैं उनका ग्रेडियंट निकालने होते हैं, तो वी यूज द डेरिवेटिव। so that can also, अगर डेरिवेटिव इज ट्रू फॉर द हायर पावर, इट शुड बी आल्सो ट्रू फॉर द लोअर पावर, राइट? तो अगर आप सिंपल वाली y इक्वेशन का भी डेरिवेटिव ले रहे हो तो उससे भी -3 आ रहा है, डायरेक्टली देख के भी -3 लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जी ठीक है। ओके, x की दो वैल्यूज आएंगी, वो क्या आती हैं? आई थिंक एक वैल्यू आएगी इसके अंदर, Yeah, it's only 3. 3 आ रही है ना? हाँ, हाँ 3 आ ओके, सो दिस इज x इक्वल टू 3। अच्छा, अब हमने याद रखो, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर द टेंजेंट फाइंड करनी है, तो पहले इसके लिए हम y भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम किस इक्वेशन में अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कि 2 में, या किसी में भी कर लें? 1. क्यों 1 में? Because point बस ऐसे ही A is 1? on the circle. हाँ, अब आप ठीक है, इट इज ऑन द कर्व, एक्चुअली सर्कल नहीं है, कर्व है। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो और देखो y की वैल्यू क्या आती है।
y कितना है? y से y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें लास्ट चीज चाहिए, वो ग्रेडियंट चाहिए। पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए एक्स और वाई के, बट ग्रेडियंट मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, ये हमारा डेरिवेटिव था, दैट इज बेसिकली आवर ग्रेडियंट। इसमें अच्छा नहीं, एक्चुअली यहाँ से जब हमें पता है दोनों लाइंस पैरेलल, दोनों के ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे, सो यहाँ से भी हमें पता लग सकता है कि हमारा ग्रेडियंट -3 है। बट इन केस अगर ये क्लिक ना हो तो आप डी वाई बाई डी एक्स के अंदर, यानी इधर आप x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट कर लें, सो यू वुड गेट द ग्रेडियंट। ठीक है, बट दैट शुड कम एज -3। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेलर निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। -3x + 15, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देख लो, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। हाँ मायरा, अनस। नहीं सही। ओके मायरा। जी समझ आती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट देखो, उसमें वो कहता है इट्स एक्चुअली द सेम इक्वेशन है द फर्स्ट वन, where k is a constant, find the smallest value for k for its n to be an increasing function। ओके, मैंने लिखवाया था इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम? हाँ, डू यू रिमेम्बर? क्या भूल गए हो? when it says it's an increasing function तो हम क्या करते थे? दोनों भूल गए। हाँ ना, आप भी भूल गए। ये लिखा था हमने। क्या करते हैं बताओ अब? ग्रेटर देन 0 मैं बोलने वाला था। हाँ हाँ, बोलने, अब तो बोलने बता दो, तब तो बोलने लगे। अभी किसको ग्रेटर देन 0 वोट करना? फंक्शन फंक्शन को नहीं तो, अभी तो बोलने लगे थे। फंक्शन के डेरिवेटिव को। यस, फंक्शन के डेरिवेटिव को। सो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग हो, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। अगर इंक्रीजिंग हो तो ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग हो तो लेस देन 0। ओके, ऑलरेडी हमने इस फंक्शन यानी जो भी हमारी इक्वेशन थी उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, विच वाज दिस वन। सो थ्री, तो पहले मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं लिख लेता हूँ कि आप डेरिवेटिव लोगे एंड पुट इट ग्रेटर देन 0। सो द नेक्स्ट वन इज द डेरिवेटिव वाज 3x² -18x + 24 ग्रेटर देन 0। ओके, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगी। x² -6x + 8 ग्रेटर देन 0। मिड टर्म कर लेते हैं, x² -4x -2x + 8 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा x-4 और एक आ जाएगा x-2। अच्छा, अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 4 आनी चाहिए और मेरे पास एक x की वैल्यू आनी चाहिए 2। ठीक है, बट अगर याद हो क्वाड्रेटिक्स में हमने क्या किया था कि वी मेक अ स्मॉल ग्राफ फॉर आवरसेल्व्स, यूं करके हम कर्व बना लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट्स जो है वो एक 2 पे कट कर रहा है और एक 4 पे कट कर रहा है। ग्रेटर देन 0 में कौन सा पोर्शन शेड होता था? ये ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो कौन सा पोर्शन शेड होता था? हाँ, The ones at the top. दिस वन। Yeah.
बिल्कुल ठीक है। दिस वन, तो इनइक्वालिटी अगर आप देखो तो इनइक्वालिटी शुड बी x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये इनइक्वालिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर दोबारा वापस जाते हैं तो वहां ही आस्क फॉर द ग्रेटर वन, तो k की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ग्रेटर वाली थी, तो बिल्कुल ठीक है, k शुड बी इक्वल टू 4। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ओके, एक और कर लेते हैं 5 वाला। Okay, this one. It says that you have to find the equation of the tangent. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि उसने हमें दिए हुए हैं 4,0, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है, हाँ, डेरिवेटिव। इक्वेशन ऑफ, हमें वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए होता है, ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, याद रखना। तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल कहूँ, जस्ट रिमेंबर दैट यू नीड द ग्रेडियंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट मींस यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। तो लेट्स टेक द डेरिवेटिव dy by dx. ओके, ब्रिंग द पावर डाउन, 3/2 टाइम्स 2 x, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये रह जाएगा 1/2। -3x का डेरिवेटिव इज 3, माइनस हाफ 4x टू द पावर -1/2 प्लस 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 से कैंसिल, सो दिस शुड बी 3x पावर 1/2 -3, 2 4 से कैंसिल तो यहाँ 2 रह गया, सो -2x की पावर -1/2। अब वी नो कि एट x इक्वल टू 4 वी नीड द ग्रेडियंट, तो जरा 4 को सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या आता है। 2। ग्रेडियंट 2 आता है। हाँ, ठीक है, so our gradient is 2, this is our derivative or the gradient. Now it's simple, you y minus y1 equal to m into x minus x1। अच्छा, अगर वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कह देता ना तो ग्रेडियंट को वी नीड टू नेगेटिव फ्लिप, बट अगर टेंजेंट कहेगा तो दिस इज द ग्रेडियंट दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो y minus 0 to x minus 4, तो y is equals to 2x minus 8, that should be the final answer। और ये वाला करते हैं 11, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कहते हैं द हॉरिजॉन्टल बेसिस ऑफ अ सॉलिड प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एक्स, द साइड ऑफ द प्रिज्म आर वर्टिकल, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज h एंड द वॉल्यूम इज दिस। ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, क्योंकि वॉल्यूम उसने दिया हुआ, मैं इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ, भूल गए, दोनों को नहीं आता। It has a 1/3 in it, right? नो, Like that's a code. बेस एरिया, the base into height। बेस इनटू हाइट नहीं, बेस एरिया टाइम्स हाइट, यानी इट मींस कि जो भी बेस की शेप है उसका आपने एरिया लेना है टाइम्स हाइट। अब यहाँ पे बेस की शेप क्या है, इट सेज इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एक्स। ठीक है, इट मींस, ये चलो अगर मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा, मे बी शायद ड्रॉ हो जाए मुझसे। सो व्हाट हैपेंस इज इट्स समथिंग लाइक दिस, ये है ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। सो इसमें है क्या कि ऑल दी साइड्स आर एक्स,
ठीक है, और इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज h, ठीक है। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 2000, बेस एरिया, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? बेस टाइम्स हाइट। लेकिन आप खुद देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेस और हाइट हम किसको कंसीडर करेंगे फिर? वो थोड़ा सा, बिकॉज बेस तो देखो ना, सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। ये ट्राइंगल है, इसमें बेस, लेट्स से दिस इज द बेस, और हाइट जो होगी वो वर्टिकली यूं होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों चुप करके बैठ गए। ए बी साइन थीटा नहीं होगा? हाँ, हाफ ए बी साइन थीटा वाला अगर फॉर्मूला यूज करें, दैट वुड बी मच इजियर टू यूज, ठीक है। उस इजी कैसे है कि हमारी दो साइड्स एक्स हो गई, और एंगल जो होगा वो कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60। हाँ, तो साइन 60 टाइम्स द हाइट विच वाज h। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इट शुड टर्न एज 4000। साइन 60 कितना होता है? हाउ मच इज साइन 60? स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 एक्स स्क्वायर h। ओके, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट शुड टर्न एज 8000, और स्क्वायर रूट 3x² को इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं। स्क्वायर रूट 3x² इज इक्वल्स टू h विच इज योर हाइट। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि पहले उसने कहा था एक्सप्रेस एज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इतना पोर्शन हमने कर लिया। उसके बाद उसने कहा था वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये कैसे निकलेगा? जी, लाइक इंडिविजुअली निकलेगा सारे शेप्स को, फिर बाद में ऐड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअली हम सारी साइड्स का एरिया निकाल लेते हैं और उसको एंड पे जाके हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे शेप्स को कितनी है और कौन कौन सी हैं? देर आर 2 ट्राइंगल्स फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम और 3 रेक्टेंगल्स। तो आपने इंडिविजुअली सारी साइड्स का एरिया निकालना है एंड ऐड देम अप। ओके, ट्राइंगल के एरिया से स्टार्ट करते हैं। 1/2 इंटू ए इंटू बी, यानी x इंटू साइन 60। और इस तरह के हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो वी वुड टाइम्स इट बाय 2। ठीक हो गया। उसके बाद हम रेक्टेंगल्स के ऊपर आते हैं। 3 रेक्टेंगल्स हैं, हर रेक्टेंगल की साइड, एक साइड x है और दूसरी साइड h है। तो हम इसको लेंथ इंटू विड्थ कर लेते हैं, तो 3 टाइम्स x इंटू h। यहाँ तक बात समझ आई? जी। ओके, 2 2 से कैंसिल, √3/2 x² प्लस 3xh। अब h की जगह हम उसकी सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। √3/2 x² प्लस 3x, और h की जगह आ जाएगा 8000 √3x²। ओके, अब आपने याद रखना है कि हमने आंसर वो बनाना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इफ यू सी कि आंसर ऊपर जो दिया हुआ है उसमें ये वाला पोर्शन जो है ये तो हमारा मैच कर गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा x, सॉरी, ओके, ये x² x से कट गया। 3 टाइम्स 8000 वुड बी 24,000 डिवाइडेड बाय √3। और ये वाला जो x है, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके आओगे, इट शुड टर्न एज x⁻⁻1। सो ये हमने प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ये हमारा एरिया आ गया। समझ आया कैसे करना है ये वाला? जी हाँ। ओके, मैं आपको जी आगे। ओके, सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है
कि गिवन दैट x कैन वेरी फाइंड द वैल्यू फॉर x व्हिच a इज अ स्टेशनरी वैल्यू। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे? सो व्हिच a एज अ स्टेशनरी वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। बिल्कुल ठीक है। कैसे और क्या करेंगे फिर डिफरेंशिएट के बाद? इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। और ये कैसे पता लगा आपको? फ्रॉम द वर्ड स्टेशनरी स्टेशनरी। वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। सो dA by dx 2 times square root 3 by 2 x power 1 minus 24,000 over square root 3 x power minus 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो square root 3x minus 24,000 over अंडर रूट 3, और x पावर माइनस 2 को नीचे ले आए तो ये x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एंड इक्वेट दिस इक्वल टू 0। ब्रिंग दिस ऑन दिस साइड, 24,000 ओवर अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x क्यूब इक्वल टू 24,000। 8,000 इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसी तरह x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से क्यूब रूट करेंगे 8,000 का तो 20। जी 20। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ तक 20 आ गई। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, लास्ट थिंग, इसमें आपने अब नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर के लिए हम क्या करते थे? डबल डेरिवेटिव। बिल्कुल ठीक है, हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। सो डी स्क्वेयर ए ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ओके, जो डेरिवेटिव लेना है वो मैं इसी टर्म का ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो होगा ये कि अंडर रूट 3x का डेरिवेटिव शुड बी अंडर रूट 3 माइनस -2 टाइम्स 24,000 ओवर स्क्वायर रूट 3 x टू द पावर -3। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस 24,000 ओवर स्क्वायर रूट 3 एक्स क्यूब। अब हमें पता है हमारी x की वैल्यू जो थी वो 20 निकली थी। तो सब्स्टिट्यूट दिस 20 right here and tell me the value that you get। 3.46। 3.46। तो नेचर बतानी थी। सो इफ इट्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी, इफ इट्स ग्रेटर देन जीरो तो हम इसे कहेंगे द नेचर इज मिनिमम। ठीक है, हाँ न, समझ आया कि नहीं आया? जी ठीक। ओके, तो ये आपने करना है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, अगर आप ये देखो, वैसे यहीं से भी बता सकते थे। अगर आप देखो यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन वैसे नहीं आ रहा, सारे पॉजिटिव हैं। एक्स की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव थी, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए? ठीक है, तो वो यहाँ से भी हमें नजर आ रहा था कि हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो नेचर यहीं से भी बता सकते थे। एनीवेज, अच्छा, अब मुझे देख के बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगता है, फिर हम वो ट्राई करते हैं, ताकि बताते जाओ, मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा जब मुझे कहोगे। जो आपको मुश्किल लगता है वो मुझे बताओ। सर 16। 16 तो क्वेश्चन अभी देखा भी नहीं, वो तो सिर्फ डायग्राम बनी, क्वेश्चन तो लिखा ही नीचे। Diagram implies it's मुश्किल, so let's do that. ओह, लॉजिक देखें, चलो कर लेते हैं।
मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है, लेकिन चलो यही वाला करते हैं। ठहरो। ओके, ये हमारी डायग्राम है, तो एक ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ नीचे से ये कॉपी कर लेते हैं। देखो अब ये मुश्किल नहीं था। ये है वो एरिया, वॉल एरिया के बारे में एरिया, इसमें वॉल्यूम भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि ये डायग्राम है, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भाई कि एक रेक्टेंगल है, उसको 8 पीसेस के अंदर डिवाइड किया है, और ये रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, स्क्वायर्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है। एक साइड एक्स है और दूसरी साइड वाई है। वो कहता है द फार्मर यूजेस 480 मीटर ऑफ फेंसिंग। ओके, इसका क्या मतलब है? ये 480 मीटर्स क्या दिया हुआ है उसने हमें? Perimeter. वेरी गुड, ये उसने दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट? यही होता है ना? हाँ, ओके, सारी साइड्स का पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। वाई वाली कितनी साइड्स हैं? अगर आप देखो डायग्राम के ऊपर, दिस वाज वाई, 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 दीज ऑल साइड्स आर वाई। कितने वाई हैं टोटल? 10. 10, 10 वाई हो गया। और इसी तरह एक्स वाली कितनी साइड्स हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 साइड्स हैं एक्स की, एंड ऑल दीज साइड्स एड अप टू 480। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, 2 से डिवाइड करके, तो 5y प्लस 6x इज इक्वल्स टू 240। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? ओके, इसी तरह उसके बाद वो कहता है शो दैट द टोटल एरिया, एरिया की बात हो रही है, उसने हमें आंसर दिया हुआ है। गुड, ठीक है, आंसर हमें पता लग गया, बट वो एरिया की बात कर रहे हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? length into width. ओके, लेंथ क्या लोगे और विड्थ क्या लोगे? X and Y. लेंथ, आप छोटा रेक्टेंगल ले रहे हो कि बड़ा? छोटा. और उसको फिर क्या करोगे? 8 से multiply. बिल्कुल ठीक हो गया। यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं कि आप ये लेंथ ले लो विच इज 2y, और ये पूरी लेंथ ले लो विच इज 4x। तो इससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन चलो आप जो कह रहे हो मैं वही करता हूँ कि x टाइम्स y, ये हमारी लेंथ इंटू विड्थ हो गई, और इस तरह के हमारे पास 8 रेक्टेंगल्स थे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 8xy। यहाँ तक समझ आ गया? जी। अब जब आंसर देखते हो ए का, उसके अंदर अगर आप 384x माइनस 9.6x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई y नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, और उस y की जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने इस y में एरिया में आके सब्स्टिट्यूट करना है, सो यू वुड गेट दिस एज अ फाइनल आंसर। तो हम पहले यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो 5y इक्वल टू 240 माइनस 6x। 5 को दोनों से डिवाइड करो, क्या आता है? 240 डिवाइड बाई 5 वुड बी 48. 48. 48 माइनस 1.2x, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2, ये जो एरिया वाली इक्वेशन थी, मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 8x टाइम्स 48 माइनस 1.2x। ओके, क्या आंसर आता है? 8 टाइम्स 48 वुड बी 384। जी। ओके, और इसी तरह 8 टाइम्स 1.2 वुड बी 9.6x स्क्वायर। ये आपने शो करना था। Sir, 384 X square कहाँ से है?
एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, गलती से मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स होना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, सेकंड पार्ट में देखो क्या करना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेके लेस देन 0, लेस देन जीरो क्यों बेटा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन जीरो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा वैसे मैं बता देता हूँ, वो टेक्निकली आप बात ठीक कह रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे जो लेस या ग्रेटर देन जीरो होता है वो डबल डेरिवेटिव को देखना होता है, नॉट द सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, और मैंने जब आपको बताया था कि टर्निंग, स्टेशनरी, मिनिमम, मैक्सिमम, क्रिटिकल कुछ भी लिखा हो तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू 0। यस। और वो जो आप चीज कह रहे हो ना, वो डबल डेरिवेटिव का था, कि डबल डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर या लेस होगा तब हम मैक्सिमम। लेकिन आगे देखो उसने ब्रैकेट में लिखा ना, देयर इज नो नीड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ हिज मैक्सिमम। इट मींस कि वो डबल डेरिवेटिव हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जी ठीक है। ओके। तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स। ओके, 384x का डेरिवेटिव शुड बी 384 माइनस टू, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 9.6 कितना आ जाएगा? हाँ, 19.2 आता है। जी ओके, इसको इक्वेट करो इक्वल टू जीरो और मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है? ट्वेंटी। 20। ठीक हो गया। अच्छा, उसने हमसे क्या कहा था, गिवन दैट एक्स एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच। ओके, एक्स भी बताना है और वाई भी बताना है। तो वाई हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली लिखी थी। तो इसमें आप y इज इक्वल्स टू 48 माइनस 1.2 इंटू 20 कर लो, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। ट्वेंटी फोर। 24। बिल्कुल ठीक हो गया, y की वैल्यू आ गई 24। अब बताओ, मुश्किल था ये कोई? कहो हाँ, बहुत मुश्किल था। अब अगला कहोगे 19 है ना? या हाँ 19। 19। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा 19 करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे 18 करके दिखाएं। सर जब किसी चीज की पावर फ्रैक्शन में होती है एंड देन वी डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 2, तो हम पावर को चेंज नहीं ना करते, पावर वही रहती है जो साथ में नंबर होता है, सिर्फ वो डिवाइड होता है। जैसे कौन सा यहाँ पे कह रहे हो आप, पहले मुझे ये बताओ। यहाँ नहीं, I took the derivative of this and दरमियान वाली चीज का it's minus हाँ, 5x to the power 1/2। ये 2 को आपने 10 से काटा और 3 को 3 से काटा, हाँ, 5x टू द पावर 1/2, यही आएगा। इसको 2 से डिवाइड करना है तो it's going to be minus 2.5x to the power 1/2 इसको 2, इसको 2 से डिवाइड क्यों करना? because it's at the rate of change of x is equal to half the rate of change of y। हाँ हाँ, गलत है? नहीं तो वो तो फिर हाफ आप डी वाई बाई डी एक्स का कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। जी क्योंकि उसने कहा था कि रेट हाफ है। तो वो तो डी वाई बाई डी टी नहीं होता रेट? वो तो दे दिया ना ऑलरेडी। क्या दिया वो? dx over dt इक्वल्स हाफ dy over dt होगा।
हाँ, ये आप थोड़ा ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे अभी? dy ओके, जहां by तक किया, मैं ये dt नहीं कह रहा कि this गलत। equation. हाँ, वो कर लेते हैं, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, व्हाट, जो वो क्या है यहाँ आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स मींस dx by dt that should be equal to half of dy by dt। यही कह रहा है वो। जी ओके, अब ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज थी, ये देखो क्या हो रहा है। अगर इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 2 dx by dt और इधर रहेगा dy by dt। ये dt और dt आपको वैसे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं अगर यहाँ नीचे ले आऊँ तो dy by dx इक्वल टू 2 बनेगा। नहीं समझ आया? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं समझ में। ओके, कोई बात नहीं, ये देखो, तो जिस हमने किया मैं थोड़ा सा उस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स इमेजिन कि ये जो dx by dt है, ये जो इधर मल्टी जो भी इधर हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा। अब जाएगा कैसे, ये dt इधर जाएगा। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ dy by dt, इसको मैंने कुछ नहीं किया। ये जो dt इधर नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये dx जो ऊपर था वो इधर जाके डिवाइड होगा। ऐसा ही होगा। ये वाला हाँ स्टेप ऐसे समझ ही। आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है मायरा, आपको जी अगर नहीं आया तो बता दो, फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा ना इस तरह। समझ आ गई। ओके, आ गया ना? अब मुझे खुद बताओ, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल जो हम पढ़ते आ रहे थे, कल हमने किया था, मुझे बताओ ये क्या बनेगा, ये किसका चेन रूल है? dy by dx। पता लग गया, जो टॉप पे होता है और यहाँ जो बॉटम के ऊपर होता है, यानी dy by dt इंटू dt by dx किसके इक्वल होना चाहिए? dy by dx के होना चाहिए, बिकॉज dy by dx का चेन रूल ये ऊपर बना हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, क्लियर हुआ जी थोड़ा सा हाँ। ये वाला स्टेप? ओके। जी अब जो आप ऊपर ये जो y का आपने डेरिवेटिव निकाला था, तो मुझे बताओ dy by dx का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला था y की इक्वेशन का, जब लिया था ऊपर आपने? 2x minus 5x to the power 1 by 2 plus 5। +5। ठीक हो गया, ये आपने डेरिवेटिव लिया था। अब रिमेंबर कि dy by dx की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है कि इसकी वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखो और 2x माइनस 5x हाफ +5 करो। अब ये 2 आप ना, एक्चुअली जो मैं इससे पूछ रहा था आपसे तब, कि जब आप 2 बोल रहे थे डिवाइड कर देते हैं हम, वो डिवाइड नहीं होगा, ये एक्चुअली 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इससे आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? quadratic equation। अभी तो क्वाड्रेटिक है नहीं वैसे, लेकिन आप ठीक तब कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। पहले we क्वाड्रेटिक can बनानी पड़ेगी multiply इसे, by 2। कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें No, we can square the whole इक्वेशन को। equation। हाँ, यू कैन स्क्वेयर द होल इक्वेशन, बट इससे बेहतर ये है कि हम इसकी ना सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। सब स्क्वेयर ना करो, सर हम जैसे कि सब्स्टिट्यूशन कर लेते x1/2 इसको y कर लें। हैं। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेट x पावर 1/2 इक्वल टू y। अब इससे होगा क्या कि ये दरमियान वाली टर्म तो -5y हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और 2x क्या होगा, x क्या बन जाएगा? अगर नहीं पता लगा तो यहाँ पे देख लो, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लो। अच्छा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये 2y² होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? जी ओके, हाँ मेरा आपको। जी ओके, मिड टर्म लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ कि क्या आता है।
3/2 and 1. बिल्कुल ठीक हो गया। y के वैल्यूज दो आती हैं 1 एंड 3/2। अब रिमेंबर दीज आर द वैल्यूज फॉर y बट वी नीड द वैल्यूज फॉर x। सो x पावर 1/2 इक्वल टू 1 एंड x पावर 1/2 इक्वल टू 3/2। टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ टर्म्स, तो x इक्वल टू 1 रहेगा और ये रहेगा x इक्वल टू 9/4। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। समझ आया कि नहीं आया? जी ओके ठीक हो गया। चलो अब करें 19 फिर। अब ओके देख लो, जो समझ आती है पहले बताओ फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है हमने वॉल्यूम फाइंड करना, ये याद रखना। और वॉल्यूम वो देख लो वो कितने हिस्से को वॉल्यूम कह रहा है वो भी देख लेना। मुझे ये समझ आई है कि we need to find the area of the water, the second figure, ओके and the जो angle of E is 120. एंगल एट ई इज 120, ठीक है। और हमने इसका छोटे ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है, we have to multiply it by 40. वेरी गुड, तो ये तो आपको आधा तो हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है फिर? वो छोटे ट्रायंगल का एरिया नहीं मिल रहा। ओके ट्राइंगल का एरिया नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ नस आपको पता लगा कि नहीं कैसे करना है? हाँ हाँ नहीं? हाँ पता चल अच्छा क्या पता लगा मुझे भी बताओ। कि we have to हमें वो करना है area find of the triangle, smaller triangle, और हाँ हाँ but I'm confused कि h कैसे ढूंढेंगे। चलो गुड, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों को लॉजिक समझ आ गई, ये करना क्या, सिर्फ आपको ये एज तंग कर रहा है कि इसको हम कैसे डील करें या क्या करें इसका, यही है। ओके लेट्स हाँ इमेजिन ये कि आपने मुझे बता दिया ई का एंगल जो है वो 120 होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यूं करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ई के साथ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जो ये छोटा वाला एंगल है? 60. 60। हाइट इज एज एंड लेट्स अज्यूम कि ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ओके मैंने ये एक्स फाइंड आउट करना है कि भाई ये मेरा एक्स कितना है, क्योंकि मैं जो यूज करने लगा हूँ ना फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए, मैं ये यूज कर रहा हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके लिए मेरे पास हाइट तो एज है, बट प्रॉब्लम इज कि मेरे पास बेस की कोई लेंथ नहीं पता, मैं बेस इस लेंथ को कंसिडर करने लगा हूँ, याद रखना, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ लेकिन याद रखना इसको मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ। उसके लिए पहले मुझे ये एक्स निकालना पड़ेगा, तो जो मैं फाइंड आउट करने लगा कैसे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस। तो फॉर्मूला है वो जिसमें बेस आए और जिसमें परपेंडिकुलर आए। कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों आते हैं? tan tan, so tan 60 is equals to x over h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो h tan 60 is equals to x। ये है मेरी हाफ ऑफ द बेस। अब याद रखना जितना ये वाला x है उतना ही ये वाला x भी मेरा होगा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे यूं करके कर लेता हूँ, ये वाली लेंथ भी मेरी x है। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर आता हूँ। जब मैं एरिया निकालता हूँ 1/2, अब मेरी बेस कितनी होनी चाहिए? अभी जो डायग्राम बनी है उसके हिसाब से 2h tan 60. ओके आपने उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके बता दिया, लेकिन अगर मैं जनरली से पूछूं तो मैंने हाफ लेंथ को x कहा था, हाफ बेस को, तो टोटल बेस जो होगी वो 2x हो जाएगी, ठीक है।
टाइम्स एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है पहले ये बता दो, इस स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने लिखी है। हाँ ओके, 2 और 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ और x की जगह मैं लिख लेता हूँ h tan 60 इज इक्वल टाइम्स h। तो h स्क्वायर और tan 60 कितना होता है ये भी बता दो। tan 60 कितना आता है? 1.73 नहीं, उसको दूसरी फॉर्म में बताओ, स्क्वायर क्योंकि रूट उसने 3। अपने आंसर्स जो है, हाँ ये देखो, क्योंकि अपने आंसर भी उसने स्क्वायर रूट 3 में लिखा हुआ है, इट मीन्स हम थोड़ा ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपना आंसर स्क्वायर रूट 3h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया है जो आप तब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे बताओ वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया इज अंडर रूट 3h स्क्वायर एंड हाइट इज 40। तो आई थिंक प्रूव हो गया हमारा, 40 स्क्वायर रूट 3h स्क्वायर, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में वो हमसे क्या कहते हैं कि हमने क्या करना, कि फाइंड द रेट एट विच एच इज इंक्रीजिंग। ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमने? सेकेंड पार्ट में। हाँ क्या हुआ बताओ, क्या फाइंड करना है? DH over DT। ठीक है, परेशान नहीं हो, आगे इजी है, बस ये वाला वो वाला पार्ट मुश्किल था, वो हो गया। ओके, चेन रूल बताओ क्या बनेगा इसका? एक्चुअली सॉरी, हाँ क्या बनेगा चेन रूल? देखो बेटा, यहाँ आ जाएगा DH और यहाँ आ जाएगा DT, और ये जो कॉमन आना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा? DV। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए DV और यहाँ पे भी आना चाहिए DV। अब DV बाई DH, तो यानी V का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो DV बाई DH आपको देगा ही देगा। DV बाई DT, वो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो उसने वो शुरू में दिया हुआ था कि वाटर इज पोर्ड इनटू कांस्टेंट रेट ऑफ दिस। ओके, ये क्या उसने दिया हुआ है? ये किस चीज की वैल्यू है एक्चुअली, मैं ये पूछना चाह रहा था। अगर आप यूनिट्स देखो तो यूनिट्स आप देख के बता सकते हो किस पूरे चीज का टैंक रेट है। की सेंटीमीटर, हाँ यूनिट देख के बताओ ना, वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब किसका रेट होता है? सेंटीमीटर क्यूब रेट किसका होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम, सो इट मींस डीवी, और पर सेकंड, सेकंड के ऊपर पावर -1 है, इसका मतलब है ये डीवी बाई डी की वैल्यू एक्चुअली। तो अगर आप देखो तो डीवी बाई डी आपको, ये वाली जो वैल्यू है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, विच इज 200। डी एच बाई डीवी का प्रॉब्लम है, उसके लिए वी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, डीवी बाई डी एच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 40 स्क्वायर रूट 3 ऑफ एच। और उसने क्वेश्चन में कहा था कि एच की वैल्यू आपने 5 लेनी है, तो मैं एच की वैल्यू ऑफ 5 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और मुझे बताओ आंसर क्या आता है। इधर आप 5 सब्सटीट्यूट करो, क्या आंसर आता है? सही। H5 कैसे पता? बेटा ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसने कहा फाइंड द रेट एट विच एच इज इंक्रीजिंग व्हेन एच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओके, एच 5 डालो, देखो कितना आता है? 400 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा, हाँ मायरा आपका भी हो गया कि नहीं हुआ, पहले बता दो। जी हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। हमें चाहिए डी एच बाई डी वी, हमारे पास है डी वी बाई डी एच। यहाँ पे देखो, हमें वी ऊपर है और एच नीचे। हमें जो चाहिए उसमें एच ऊपर होना चाहिए, वी नीचे होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को फ्लिप आउट कर लेना है। यानी इसको, अगर हमें डी एच बाई डी वी चाहिए तो हम इसे लिखेंगे 1/400 स्क्वायर रूट 3। समझ आया कि नहीं आया? जी। ठीक हो गया। और डी वी बाई डी टी की वैल्यू थी 200, तो मैं यहाँ पे 200 लिख लेता हूँ। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो और देखो फाइनल आंसर क्या आ जाता है। 66.6। कितना? 66.6। बिल्कुल भी नहीं आएगा ये। 1/2 स्क्वायर रूट 3। हाँ, जो कि डेसिमल में कितना, डेसिमल में बता दो खैर। 0.28। बिल्कुल ठीक है। तो 0.289 लिख लेते हैं। दैट शुड बी द आंसर। या फिर उसको आप उसी तरह 1/2 स्क्वायर रूट 3 करके दो। ठीक है। अनस देखो आया है कि नहीं आया? हाँ अब आ गया। Okay. सर, जी। जब ब्रैकेट्स की पावर नेगेटिव में होती है तो उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? आपको एक्सपेंड क्यों करना है उससे पहले ये बताएं। या तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप उस नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव करो। पॉजिटिव कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पॉजिटिव पावर को? हाँ नहीं। उसको फिर लिख सकते हैं लाइक 1/ब्रैकेट, लेकिन वो फिर यस। तो इक्वेशन को मैस अप कर देगा। कुछ नहीं मैसअप करता, क्या लिखा जरा बताओ। नहीं मैसअप कर देगा। डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या है? 8 - 2 ब्रैकेट ओपन 2x - 1 ब्रैकेट goes to the power -2। ओके, अब आप क्या कह रहे हो कि इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये मैसअप हो जाएगा? अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है पहले। हाँ, कोई है इसमें प्रॉब्लम तो बता दो मुझे, या जो चीज कंफ्यूज करी हो वो बता दो ना, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। That's the other expanded brackets then। अभी अभी ना एक्सपेंड करो। अभी उसने कहा था स्टेशनरी है ना, तो इसको इक्वेट करो जीरो के, और इसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले आओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपैंड करना। जब न्यूमरेटर में आ जाए ना ये स्क्वायर, फिर इसको एक्सपैंड करना। ठीक है। जी जी। ये एक्सपैंड किए बगैर भी आई थिंक हो सकता है। सर x आप equals ऐसा 3 करो by इसको 4 ब्रैकेट x में। equals 1/4। हाँ, इसको एक्सपैंड किए बगैर इस तरह करना, इसका स्क्वायर खत्म कर लेना, स्क्वायर रूट लेके दोनों साइड्स के ऊपर। इस तरह भी आई थिंक हो जाएगा। वरना अगर एक्सपैंड भी कर लोगे यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर। ठीक है। जी ठीक है। और ठीक है, और अनस ये ठीक है, इसकी वैल्यूज आप नेचर भी बतानी है। जी, पता लगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा um, समझ आया। क्या कह रहे हो?
थोड़ा सा समझ आया। ओके, क्या समझ आया जरा बताओ। आई थिंक जैसे कि क्वेश्चन में क्रॉस सिमिलरिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ ठीक है, इसी तरह ही करना। हाँ मायरा आप बताओ। जो मुझे समझ आया उससे बहुत डिफरेंट आंसर आता है। लाइक जो आर कोऑर्डिनेट है तो उसके उसके कोऑर्डिनेट्स इट्स 0, y, बिल्कुल ठीक है। राइट। और फिर हम्म। जो 0 है द सर्कल द ओ दैट्स 0, 0, या and then p it's x 0। या फिर इसका एरिया ढूंढने के लिए we're just gonna multiply x times y। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हमारे पास एरिया की इक्वेशन आ गई कि एरिया इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स वाई। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब प्रॉब्लम देखो ना, ये है कि जो हमारे पास एरिया की इक्वेशन है ना, इसमें वाई नहीं आता बट एक्स आता है सिर्फ। तो ये वाई की बेसिकली कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें प्लेस करनी होगी जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। तो अब वाई के लिए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ। देखो अभी अनस जिस तरह बता रहा था कि एक ये स्मॉल ट्राइंगल है, ठीक हो गया, और इसी के साथ ये एक लार्ज ट्राइंगल है। तो ओ लेवल्स के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है, सिमिलैरिटी का, सिमिलर ट्राइंगल्स का। हाँ बताओ। याद है। नहीं याद तो पूछ लो। अच्छा चलो, याद है तो ओके। ये वाली लेंथ कितनी होगी? y बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको y लिख लेता हूँ। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैं आपसे ये वाली लेंथ पूछता हूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी? लार्जर ट्राइंगल की जो है, इजी है, लिखा हुआ है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। 12। बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बात नहीं, परेशानी हो, ठीक जा रहे हो। ओके, इसी तरह अब छोटे ट्राइंगल की इसी तरह कोई रिस्पेक्टिवली कोई दूसरी लेंथ ले लेते हैं। ओके, ये वाली लेंथ कितनी होगी? 16 minus x। गुड, दिस शुड बी 16 माइनस एक्स। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम ये वाली लेंथ लेंगे, लार्जर वाली। ये लेंथ कितनी होगी? 16। 16 क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं सिर्फ, अच्छा यहाँ पे मुझे सिंप्लीफिकेशन होती भी नजर आ रही है। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। तो इससे ज़रा इजी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स 16 48 माइनस 3x, और ये जो 4 जो है ये दोनों से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x/4। यहाँ तक समझ आया? हाँ मेरा अनस। जी। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 12 माइनस 3x/4, एक्स को मल्टीप्लाई किया तो 12x माइनस 3x² बाई 4। ये हमने प्रूव करना था। समझ आया कैसे करना था? तो ये थोड़ा सा ना सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लग रहा था। आगे आई थिंक इजी है। सेकेंड पार्ट में हमने स्टेशनरी वैल्यू का है, तो हम ए का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डी ए बाई डी एक्स शुड बी 12 माइनस 6x/4। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, और ये 6 और 4 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 और 2। तो 12 इज इक्वल्स टू 3/2x। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब उसने कहा था फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो ए की इक्वेशन हमारे पास है, आपने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करनी है। इससे देख लो क्या आंसर है। 48। ए इज 48। ठीक हो गया। और लास्ट चीज वो कहता है कि आपने इसकी नेचर भी बतानी है।
तो इट्स फाइन, हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब 12 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और -3/2x का डेरिवेटिव शुड बी -3/2। अब देखो यहाँ पे कोई x नहीं है तो x सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि हमारा आंसर -3/2 है, तो ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि हमारी नेचर जो है वो मैक्सिमम होगी। समझ आया कि नहीं? जी हाँ। हाँ मायरा, आपको ठीक हो गया। चलो, बहरहाल अब आपने इसी टॉपिक के डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करना, ठीक है? कोई इंटीग्रेशन वाला हो तो वो रहने देना, उसके अलावा बाकी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करना। देखना ये काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है? एक से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डेरिवेटिव्स के एग्जाम में। सो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम हमारा रह जाएगा सिर्फ एक इंटीग्रेशन, ठीक है? और उसके बाद ये जो हमारा P1 है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है?